हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फॉर लूप की बात करेंगे। जानेंगे लूप्स को कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लूप्स पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सा फंक्शन पढ़ेंगे और वो है रेंज फंक्शन। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी लूप्स में, इसलिए हम रेंज फंक्शन को पहले पढ़ेंगे, देन लूप्स की तरफ जाएंगे। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, जो कि 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अब सपोज करो आपको कई नंबर्स की जरूरत है 1 से लेकर 10 तक की, तो आप मैनुअली नंबर्स लिख सकते हो। बट सपोज करो यही रेंज ऑफ नंबर्स आपको 100, 200 या 300 चाहिए, तो क्या आप 300 नंबर्स मैनुअली लिख सकते हैं? ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा। इस केस में पाइथन क्या कहता है, वट एवर नंबर ऑफ रेंज यू रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम मैनुअली, आप क्यों ना रेंज फंक्शन से गेट कर लो। आप बताओ आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, उसमें कितने कितने स्टेप आपको चलना है, ये सारी चीज़ें बताओ और अपनी रेंज ऑफ नंबर्स गेट करो। आपको मैनुअली वो नंबर्स राइट करने की जरूरत नहीं है। ये है रेंज फंक्शन का यूज़। अब इन तीनों पैरामीटर को समझते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका स्टार्ट है। तो स्टार्ट क्या कहता है? स्टार्ट कहता है कि आपकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी। तो वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट रेंज आपकी 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि जो स्टार्ट है वो आपका टोटली ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है अगर आप स्टार्ट नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से। और अगर आप स्टार्ट दोगे तो आपके स्पेसिफाइड नंबर से स्टार्ट करेगा, जैसे 20, 30 जो भी आप बोलोगे वहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर नहीं स्पेसिफाई करते तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका एंड पैरामीटर है, और एंड में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी रेंज कहाँ एंड होगी। तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, तो इसे स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। मगर यहाँ एंड में लिखा जाता है, वैसे तो एंड -1 होता है, बट एंड -1 का जो मतलब होता है वो है 1 स्टेप बिफोर एंड। मीन्स जो भी आपका एंड रहेगा वो उससे 1 स्टेप पहले तक नंबर देगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप 2 रेंज की बात कर रहे हो। आपने कहा मुझे 1 से लेकर 10 तक की रेंज चाहिए, और दूसरा आपने कहा मुझे 10 से लेकर 1 तक की रेंज चाहिए। दोनों रेंज में आप ध्यान से देखना, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इंक्रीमेंट रेंज मिली। फिर हमने लिखा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हमारी डिक्रीमेंट रेंज हुई। अगर आप यहाँ बोलते हो कि एंड जो है वो एंड -1 है, मतलब जो भी लास्ट पॉइंट है उससे 1 माइनस करना है, तो ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ एंड क्या है आपका 10 है, और अगर हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। पॉजिटिव यानी कि इंक्रीमेंट रेंज के लिए तो ये सही रहेगा, लेकिन डिक्रीमेंट रेंज में आपका लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट 1 है। अगर 1 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, जो कि 1 स्टेप और इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इसलिए मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है? लास्ट स्टेप से 1 स्टेप पहले तक देगा। यहाँ लास्ट स्टेप क्या है? 10, यानी कि वो आपको कहाँ तक देगा? 9 तक देगा। यहाँ लास्ट स्टेप क्या है? 1, तो कहाँ तक देगा? 2 तक देगा। इसलिए जो एंड है उसमें 1 माइनस नहीं करना है, उसमें से 1 स्टेप कम करना है। तो समझ गए 1 स्टेप बिफोर एंड का मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है स्टेप, और स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू +1 होती है। अगर आपको स्टेप -1, -2 या +2, +3 चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स ऐसे समझते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ 10 दिया, तो स्टार्ट के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और स्टेप के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा? 1 स्टेप बिफोर एंड, यानी कि 0 से 9 तक। आपको नंबर्स कैसे मिलेंगे? 0 बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या है? +1, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4। इसी तरीके से हमें 9 तक नंबर्स मिलेंगे। दूसरा पॉसिबल केस, हमने कहा हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 3 से स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे 3, 10। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा? 3 से, और कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। किस तरीके से जाएगा? 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, और इसी तरीके से 9 तक जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? हमने बोला हमें स्टार्ट करना है 1 से, कहाँ तक जाना है? हमने कहा 20 तक। स्टेप इस बार हमने दिया 2, डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारी +1 है, बट इस बार स्टेप दी 2। तो यहाँ नंबर्स कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? 1 से 19 तक मिलेंगे। और किस तरीके से मिलेंगे? 1, अब स्टेप 2 है तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, और इसी तरीके से 19 तक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेंज फंक्शन। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। हमने कहा हमें 10 से लेकर 1 तक नंबर्स चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ कुछ भी रेंज नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम 10 में +1 करेंगे तो हम कभी भी 1 तक नहीं आएंगे, इसलिए हमें यहाँ रेंज नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ स्टेप -1, -2 जैसी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 से, और कहाँ तक जाएगी? 1 स्टेप बिफोर एंड, मीन्स 1 से 1 स्टेप पहले, मीन्स 2 तक।
तो किस तरीके से नंबर्स मिलेंगे हमें, 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7 और इसी तरीके से 2 तक। ये रेंज फंक्शन के सारे पॉसिबल केस है। रेंज फंक्शन रेंज ऑफ नंबर्स गेट करने के लिए यूज होता है। लूप्स में भी इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये अभी हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं लूप्स की। तो पाइथन में हमारे पास 2 लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो पहला क्वेश्चन आता है लूप का यूज क्या होता है। तो लूप्स का यूज होता है रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। रेपिटेटिव टास्क बोले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो हमें एक यूजर ऐड करने के लिए ये 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है और हमें 10 यूजर ऐड करने हैं। तो हम इन 3 लाइंस के कोड को 10 टाइम्स लिखने की बजाय लूप्स में रख देंगे। या सपोज करो हमारे पास एक फाइल है और इस फाइल में 100 लाइंस का डेटा है। अब हमारे पास एक रीड नाम का फंक्शन है और ये फंक्शन एक बारी में 1 लाइन रीड करता है। ये सिर्फ अज्यूम करना है और हम चाहते हैं 50 लाइंस का डेटा रीड करना। तो हमें इस रीड फंक्शन को 50 टाइम्स राइट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को 50 टाइम्स राइट करने की बजाय हम इसे लूप्स में रख देंगे। तो जब भी इस तरह के सिनेरियो होते हैं जहाँ रिपीटेटिव टास्क करना होता है, हम लूप्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास पाइथन में 2 लूप्स हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब दूसरी बात जो आप लोगों को समझनी है वो है हम कब फॉर लूप का यूज करेंगे और कब व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो देखो, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता होता है, मींस हमारा लूप कितनी बार चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, तो इन कंडीशंस में हम यूज करते हैं फॉर लूप। बट जब हमारा लूप किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, मींस हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता नहीं होता, तो हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। चलो इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास वही फाइल है और इस फाइल में 100 लाइंस का डेटा लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं हमें 50 लाइंस का डेटा रीड करना है। मींस नंबर ऑफ आइटरेशन पहले ही फिक्स है, तो किसके पास जाएंगे, फॉर लूप के पास। बट सपोज करो हम बोल रहे हैं हमें इस फाइल में से तब तक डेटा रीड करना है जब तक हमें एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल जाता। तो वो पर्टिकुलर वर्ड हमें पहली लाइन में भी मिल सकता है, सेकेंड लाइन में भी मिल सकता है और लास्ट लाइन में भी मिल सकता है। यानी कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का कोई भी आइडिया नहीं है। तो जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का कोई आइडिया नहीं होता तो हम जाते हैं व्हाइल लूप के पास। तो समझ गए कब फॉर लूप यूज करते हैं और कब व्हाइल लूप यूज करते हैं। फॉर लूप जब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड है, व्हाइल लूप जब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं है, लूप किसी कंडीशन पे डिपेंड है। तो अब बात करते हैं फॉर लूप की। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर वार इन सीक्वेंस, देन कॉलन लगा के फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखा जाता है वो कोड जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वार क्या है? क्या वार प्री डिफाइंड है? नहीं। वार की जगह आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या है? तो पाइथन में सीक्वेंस उस चीज को बोला गया है जो कलेक्शन ऑफ आइटम है। तो पाइथन में हमारे पास एक लिस्ट सीक्वेंस है जो एरे की तरह काम करता है, जो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। ऐसे ही हमारे पास टपल है, डिक्शनरी है, इवन स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि स्ट्रिंग को कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है, इसलिए स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है। और हमारा रेंज फंक्शन भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि रेंज भी हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर ही देता है। तो सीक्वेंस किसे बोला गया पाइथन में? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स को। तो हमारा फॉर लूप किस पे काम करता है? सीक्वेंस पे काम करता है। ये सीक्वेंस हम लिस्ट से लाएं, टपल से लाएं, डिक्शनरी से लाएं, स्ट्रिंग से लाएं, रेंज से लाएं, कहीं से भी लेके आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ लिखा 4x इन देन कॉलन। मान लो मुझे 3 बार हेलो प्रिंट करना है। अब यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि मेरे सीक्वेंस में आइटम क्या है। मैंडेटरी पार्ट क्या है कि मेरे सीक्वेंस में कितने आइटम है। मैंने लिखा 1, 2, 3। सबसे पहले तो ये देखो, जब हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसका टाइप क्या होगा? तो आप देख सकते हो इसका टाइप टपल है और मैंने टपल को पहले से ही सीक्वेंस में इंक्लूड कर रखा है। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ a क्या है? तो लेंथ ऑफ a 3 है, यानी कि हमारे कलेक्शन में 3 आइटम्स है, तो हमारा लूप 3 बार चलेगा। पहली बार लूप चलेगा 1 के लिए, दूसरी बार 2 के लिए और तीसरी बार 3 के लिए, और हेलो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ 3 को हटाकर अमित लिखा। कलेक्शन में अभी भी 3 आइटम है, तो लूप अभी भी 3 बार चलेगा। पहली बार 1 के लिए, दूसरी बार 2 के लिए और तीसरी बार अमित के लिए। फिर से देखो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ? हेलो 3 बार प्रिंट हुआ। अगर मैं ये यहाँ से हटा दूं और लिखूं 1, 1, 1, तो अभी भी कितने आइटम है? 3 आइटम है। तो कितनी बार लूप चलेगा? अभी भी 3 बार लूप चलेगा। तो आप देख रहे हो मैंडेटरी पार्ट ये नहीं है कि आपके कलेक्शन में क्या आइटम है, मैंडेटरी पार्ट ये है कि आपके कलेक्शन में कितने आइटम है। अब देखो मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ और लिखता हूँ 10। तो 10 एक कलेक्शन नहीं है, वो अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है। अगर अभी हम रन करेंगे तो क्लियरली हमें एक एरर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारा फॉर लूप सीक्वेंस पे काम करता है, ना कि सिंगल वैल्यू पे। अब देखो मैं यहाँ लिखूँ अमित एंड दीपक, तो हमें पता है हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। बट अगर यही मैं सिर्फ दीपक लिखूँ तो अब हमारा लूप कितनी बार चलेगा? इस बार ये चलेगा 6 टाइम। क्यों? तो देखो जब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू अमित एंड दीपक, तो इसका टाइप होता है टपल और लेंथ होती है 2। बट जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू दीपक, तो इसका टाइप होता है स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ y आएगी 6, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो हमारा लूप कितनी बार रन करेगा? 6 टाइम्स रन करेगा। हमारा लूप इस पर डिपेंड नहीं है कि वो लिस्ट है या टपल है, हमारा लूप डिपेंड है सीक्वेंस पे।
अब चाहे सीक्वेंस लिस्ट से आए, टपल से आए, डिक्शनरी से आए या स्ट्रिंग से आए। अब सपोज करो मुझे 5 टाइम्स लूप चलाना है तो मैं मैनुअली 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ, बट मुझे अगर 50 टाइम्स या 500 टाइम्स चलाना है तो हमारे लिए नंबर्स मैनुअली लिखना गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस आती है किसकी, रेंज की। तो अभी हम 10 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक्स प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो हमें पता है एक्स की वैल्यू 0 से 9 तक प्रिंट हो जाएगी। तो देखो लूप में यही 3 चीज़ें होती है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यही 3 चीज़ें हम स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा, 20 पे एंड होगा और 2 स्टेप चलेगा। तो देखो क्या प्रिंट होगा, 1 3 5 7 ऐसे ही 19 तक। हम डिक्रीमेंट के लिए भी लिख सकते हैं, हमने लिखा 10 से 1 तक एंड स्टेप -2 या जो भी आप लिखना चाहो। तो क्या प्रिंट होगा, 10 8 6 और ऐसे ही 2 तक। तो हमारा फॉर लूप सीक्वेंस पे काम करता है, बस ये आपको याद रखना है। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज करो मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा फॉर x इन रेंज 1 to 11 एंड मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा 2x कोटेशन मार्क में इनक्लोज्ड कोमा x इक्वल टू कोटेशन मार्क में इनक्लोज्ड एंड 2 into x और मैं सेप की वैल्यू को स्पेस से बदलकर एम्प्टी स्पेस कर दूंगा ताकि वैल्यू के बीच स्पेस ना आए। तो रन करके देखते हैं और देखो हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। तो आई होप आप सबको रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप समझ आ गया होगा, इन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।